इस वीडियो में हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स पढ़ा। डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट रेवेन्यू सेटलमेंट्स होती थी, जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम, रेवॉर्डवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। मिड 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पार्ट्स में टेरिटरीज एक्वायर करी थी। ये एरियाज एग्रीकल्चर में रिच थे और हैंड क्राफ्ट्स में अच्छा ट्रेड करते थे। कंपनी कंट्रोल्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट यानी बढ़ाने में इंटरेस्टेड थी, ताकि वेस्टर्न मार्केट्स के लिए कमोडिटीज़ प्रोवाइड हो सकें। कंपनी मेनली इंडिगो, कॉटन, रॉ सिल्क, ओपियम, पेपर, टी और शुगर पर ध्यान देती थी। ब्रिटिश ने कमर्शियल क्रॉप्स को प्रेफर किया, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप से ज़्यादा पैसा मिलता था। तो कमर्शियल क्रॉप्स वाइडर मार्केट में कैटर कर सकते थे और उनके पर किलोग्राम्स और पर क्यूबिक मीटर प्राइस ज़्यादा होती थी। पॉपुलर कमर्शियल क्रॉप्स जैसे ओपियम और इंडिगो डिमांड में थी। तो हम ओपियम क्रॉप क्या है ये देखते हैं। ओपियम मतलब अफीम। ब्रिटिश ने चाइना से बहुत क्वांटिटी में टी इंपोर्ट करी थी और ब्रिटिश को टी के बदले में सिल्वर में पे करना पड़ता था। सिल्वर मतलब चांदी में, क्योंकि चाइना वेस्टर्न सामान नहीं चाहती थी। पर बहुत जल्दी ही ब्रिटिश ने ओपियम की स्मगलिंग और सेलिंग का प्लान बनाया। 1765 के बाद कंपनी ने बंगाल में ओपियम प्रोड्यूस करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स रखे और ओपियम का कमर्शियल क्रॉप की तरह डेवलपमेंट ने दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल किए। इंडिया में बहुत रेवेन्यू यील्ड किया। सेकेंड, उसने एक चैनल भी क्रिएट किया चाइनीज़ टी को परचेज करने के लिए, लंदन को उस इनकम के प्रेषण के लिए। अब इंडिगो पढ़ेंगे। इंडिगो एक ट्रॉपिकल प्लांट से एक्सट्रैक्टेड एक ब्लू डाई थी, जो टेक्सटाइल्स में कलर की तरह उसे यूज़ किया जाता था और इसकी ब्रिटेन में बहुत डिमांड थी। यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स ने इंडियन पीजेंट्स यानी किसानों को उनके लैंड्स में इंडिगो की खेती करने के लिए फोर्स किया और फिर इंडिगो को फैक्ट्री में फिक्स प्राइस में डिलीवर करना कहा। कल्टीवेटर्स की कंडीशन बुरी होती जा रही थी, इसलिए वो ज़्यादातर प्लांटेशंस करने से मना कर देते थे। फिर प्लांटर्स ने अपना कल्टीवेटर्स की राइप मतलब पकी हुई फसल और घर जला दिया। कल्टीवेटर्स और उनकी कैटल को कैप्चर कर लिया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने भी कल्टीवेटर्स के अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स का सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने 1830 में एक एक्ट बनाया कि जिन कल्टीवेटर्स ने इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ा है उन्हें प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोग पक्ष। हालांकि 1835 में एक्ट रिपील हो गया, पर एक्चुअल प्रैक्टिस में चलता रहा, यानी कि निरसित हो गया पर एक्चुअल प्रैक्टिस में चलता रहा। कल्टीवेटर्स की परेशानियों ने इंडियंस की सारी क्लासेस के बीच सिंपैथी इवोक यानी कि आह्वान, पर कोई ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट नहीं था। नादिया के डिस्ट्रिक्ट में चाहोगच्चा के विलेज से दिगंबर बिस्वास और विष्णु चरण बिस्वास के द्वारा हेडेड एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट हुए प्लांटर्स के ऑपरेशन के अगेंस्ट। एक एक करके और गांव जुड़ते गए मूवमेंट में। 2 सालों में सारी डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत से कल्टीवेटर्स के द्वारा इंडिगो का कल्टीवेशन मना कर दिया गया। अब शुगर पढ़ेंगे। 1830s में इंडिगो प्लांटर्स को परेशानी हुई, क्योंकि प्राइजेस और सेल में गिरावट होने के कारण प्लांटर्स को परेशानी हुई। तो प्लांटर्स ने लंदन मार्केट के लिए शुगर के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जहां इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम हो गई थी और डिमांड बढ़ गई थी। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में शुगर प्लांटेशंस सेटअप की गई। यूरोपियन
स्पेक्यूलेटर्स के द्वारा इन्हें लैंड का लार्ज एरिया दिया गया। लोकल पीजेंट्स गुर गुर प्रोड्यूस करते थे लोकल कंजम्पशन के लिए और इंडिया के दूसरे पार्ट्स में सेल करते थे, पर उन्हें मोटा शुगर केन जूस, जिन्हें रूट्स कहते थे, उसे प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया जाता था। प्लांटर्स जिसे शुगर में प्रोसेस करते थे, पीजेंट्स को अपनी क्रॉप्स फैक्ट्री में लो प्राइस में डिलीवर करने के लिए फोर्स किया जाता था। अब प्लाइट ऑफ पीजेंट्स पढ़ेंगे। हाई टैक्स स्लैब्स के अलावा इंडिया में एग्रीकल्चर को बहुत से हैजार्ड्स देखने पड़ते थे, जैसे सूखा और बाढ़ जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे और फार्मर्स रूइन यानी बर्बाद हो जाते थे। पर एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन के साथ नए खतरे आए। अगर क्रॉप का फेलियर होता, मतलब क्रॉप अच्छे से नहीं होती है या प्रोडक्शन में कमी आती थी तो पीजेंट्स को अपना लैंड खोना पड़ता था। इन्हें लैंडलेस लेबर्स की तरह वर्क करना पड़ता था। सेविंग ना होने के कारण पीजेंट्स को ज़्यादा रेट पर लोन लेना पड़ता था मनी लेंडर्स परेशानियों के टाइम पर फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। कमर्शियल क्रॉप्स इंडिया में प्राइमरली ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा करती थी, इसलिए ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ इंडियन इंडस्ट्रीज़ की कॉस्ट पर प्रॉस्पर यानी सफल हुए, पर एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन इंडियन फार्मर्स तक नहीं पहुंचा। पीजेंट रिवॉल्ट्स पढ़ेंगे। ब्रिटिश के द्वारा टेरिटरीज का एनेक्सेशन उनकी सिविल, जुडिशरी और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, खास तौर पर रूरल एरियाज का एक्सप्लॉयटेशन ने कल्टीवेटर्स के बीच डिसकंटेंट यानी असंतोष क्रिएट किया। बहुत सारे पीजेंट्स ने रिवॉल्ट किया जो 9th सेंचुरी में हुए, पर ये रिवॉल्ट्स ऑर्गेनाइज नहीं थे। 1860 में नॉर्थ वेस्ट चंपारण में स्पोराडिक रेजिस्टेंस के इंस्टेंस हुए। 1867 to 1868 में चंपारण में स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस था। चेंजिंग नेचर ऑफ पीजेंट रिवॉल्ट इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में पीजेंट्स का मूवमेंट ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ। पीजेंट्स को पॉलिटिकल ग्रुप से सपोर्ट मिला और नेशनल मूवमेंट को ताकत मिली। उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद और सुल्तानपुर 1920 से 1921 में, रायबरेली के प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स में ताल्लुकदार्स और लोकल ज़मींदार्स के द्वारा रेवेन्यू बढ़ाया गया। बहुत से लोकल एसोसिएशंस हुए। 1920 में अवध किसान सभा बनी। जवाहरलाल नेहरू और लोकल लीडर रामचंद्र की लीडरशिप में बनी पीजेंट्स के राइट को सुरक्षित करने के लिए। 1923 से 1924 में रेवेन्यू बढ़ाने के अगेंस्ट तांजोर में पीजेंट्स ने आवाज़ उठाई और उन्हें कुछ सक्सेस भी मिली। कोस्टल आंध्रा में NG रंगा ने 1923 में फर्स्ट रायोट्स एसोसिएशन बनाई और 1927 में कृष्णा गोदावरी डेल्टा में एक पावरफुल किसान मूवमेंट हुआ। टी प्रकाशम, कोंदा वेंकटप्पाया। फिर है उत्तर प्रदेश में ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करने की डिमांड के लिए किसान मूवमेंट हुआ। बिहार में 1929 में स्वामी सहजानंदा के द्वारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इस्टेब्लिश हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में नॉन रेवेन्यू कैंपेन हुआ। ये कैंपेन बरदौली में बॉम्बे गवर्नमेंट के द्वारा 22%
बढ़ाने के अगेंस्ट हुआ था। 1927 में यह ऑल इंडिया इशू बन गया था और गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिवाइज करना पड़ा। खेड़ा में भी 1890 में रेवेन्यू कम या ज़्यादा हुआ है क्योंकि पीजेंट्स ने रेवेन्यू बढ़ाने के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। अब किसान सभास के द्वारा लीडरशिप को पढ़ेंगे। 1930s में हर प्रोविंस में किसान सभास ऑर्गेनाइज हुई। ज़्यादातर लोग ने ऑल इंडिया कांग्रेस की एलिजियंस ओड की। एलिजियंस यानी कि निष्ठा। कुछ ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लिंक्स डेवलप की। ये किसान सभा पीजेंट्स के कारणों को सपोर्ट करती थी। बहुत सारी मीटिंग्स हुई और पीजेंट्स ने गवर्नमेंट, मनी लेंडर्स और जमींदार्स की इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट की। धीरे धीरे पीजेंट मूवमेंट नेशनल मूवमेंट में बदल गया और इनमें से ज़्यादातर सभा ने कांग्रेस का सपोर्ट किया। अपना ग्रीवियंसेस यानी शिकायतें वापस पाने के लिए फ्रीडम मूवमेंट के बाद के समय में पीजेंट मूवमेंट नेशनल मूवमेंट में मिल गया और ज़्यादातर मूवमेंट नॉन वायलेंट थे जो महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में थे। अब कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी का इम्पैक्ट पढ़ेंगे। एक्सप्लॉइटिव एग्रेरियन पॉलिसीज़ और ब्रिटिश के लैंड लॉज के रिजल्ट के न्यू फैक्टर इंडियन सोसाइटी में देख सकते हैं। पहला है लैंड एक सेल की प्रॉपर्टी बन गई। सेकंड, टाइम लिमिट में रेवेन्यू देने वाला सिस्टम होने के कारण बहुत से छोटे पीजेंट्स और लैंड होल्डर्स को अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखनी पड़ी। जब भी पीजेंट्स लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो गवर्नमेंट उनके लैंड को सेल करके यानी कि रेवेन्यू का अरियर्स कलेक्ट करते थे। उस केस में वे अपना लैंड खो देते थे और लैंडलेस लेबर में बदल जाते थे। अरियर्स मतलब कि बकाया। ब्रिटिश की पॉलिसीज पीजेंट्स को इम्पॉवरिशमेंट कर रहे थे। कमर्शलाइजेशन के बेनिफिट्स ब्रिटिश को मिल रहा था जबकि इंडियन पीजेंट्स परेशान थे। ये सिस्टम ब्रिटिश रूल के एंड तक चलता रहा। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है।